हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स एंड साइंस अकेडमी फॉर सीबीएसई पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 10th का। कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ज्योग्राफी को। कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसके बारे में कुछ इंट्रोड्यूस किया कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, रिसोर्सेज कैसे ह्यूमन लाइफ को डेवलप करता है, रिसोर्सेज के टाइप क्या हैं, कैसे कैटेगराइज किया गया है, उन सब चीज़ों को कल हम लोगों ने समझा। और आज अब यहाँ से देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि हम लोगों का पर्पज़ है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को समझने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इसे बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ से बातें स्टार्ट होती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का सतत पोषीय विकास। रिसोर्सेज आर वाइटल, ध्यान से समझना चीज़ों को। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल as well as maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gift to nature. अब यहाँ इस दो लाइन को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। रिसोर्सेज जो हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वो मेंटेन करता है क्या, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन स्तर को, जीवन की गुणवत्ता को कौन मेंटेन करने का काम करता है, कौन इंप्रूव करने का काम करता है, दैट इज रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो आप अपने जीवन के स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर सकते। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये माना जाता है, ये बिलीव है कि रिसोर्स जो है वो क्या है, प्रकृति के द्वारा फ्री गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट प्रोवाइडेड बाय नेचर। As a result, human beings used them indiscriminately, and this has lead to the following major problems. और जब ये बात मन में आ जाता है कि नेचर के द्वारा जो ये रिसोर्सेस मिला हुआ है ये मुफ्त का है, फ्री का है, तो फ्री की चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं। इससे पहले भी हमने आपसे एक कहानी पिछले वीडियो में सुनाया था, वो भगवत गीता से रिलेटेड। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने क्यों उद्देश्य दिया, क्योंकि वो उद्देश्य तो वो कमरे में बैठाकर भी दे सकते थे अर्जुन को, कि चल बैठ मैं तुझे उद्देश्य समझाता हूँ, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में ही क्यों दिया। तो जब आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे तो वहाँ उसको हम लोग इसलिए वैल्यू देते हैं क्योंकि उस युद्ध, उस उद्देश्य के बाद बहुत वो सेनाओं का जो है, वो करोड़ों सेनाओं की क्षति हुई थी। तो जिस चीज़ के लिए हमें पे करना पड़ता है उसके लिए हम कॉन्शियस हो जाते हैं, उसके लिए हम क्या हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं। और जिसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता है उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट रहते हैं, उसकी हम वैल्यू नहीं देते हैं। फ्री है तो कोई बात नहीं, चलो यूज़ कर लो, बर्बाद कर दो। जैसे कि वाटर, मुंह धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं और नल खोल कर छोड़ दिए, वॉशरूम में बैठे हुए हैं और नल खोल के छोड़ दिए, उसकी ज़रूरत क्या है। वहीं जब उसकी वैल्यू कम, स्कार्सिटी उसकी होने लगती है, तो फिर उसे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू देना शुरू करते हैं। ठीक उसी तरह से जब ये बात हमारे दिमाग में आ जाता है कि ये फ्री है, तो फिर उसे बड़े ही बुरे तरीके से इनडिस्क्रिमिनेटली उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और उसके कुछ मेजर कारण जो अब आना शुरू हो जाएगा, किसी भी रिसोर्सेज को एक्सेस यूटिलाइज कर लेने के बाद, अनप्लान्ड तरीके से यूज़ करने के बाद परेशानियां होती है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, पहला प्रॉब्लम क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कमने लगेंगे, घटने लगेंगे फॉर द सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल्स। और इस तरह से रिसोर्सेज की क्षति होनी शुरू हो जाएगी। कारण क्या है, ग्रीड, ग्रीड मीन्स लालच, कुछ लोगों के लालच के कारण, ठीक है, ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, कुछ के लालच के कारण। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हैव एंड हैव नॉट्स, और रिच और पुअर। अब यहाँ इसकी अगर बात करें तो एक्यूमुलेशन के अकॉर्डिंग, एक्यूमुलेशन का मतलब किसके पास अधिक मात्रा में अवेलेबल है, किसके पास अधिकता है, एक्यूमुलेट है किसके पास। तो एक हो गया कि फ्यू हैंड में है, एक्यूमुलेटेड है, जो टर्न्स करता है सोसाइटी में डिवीजन, सेगमेंट, टू सेगमेंट में बांट देते हैं, एक जिसके पास की है और एक जिसके पास की नहीं है।
जिसके पास है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिच, एंड जिसके पास नहीं है उसे क्या बोला जाता है? पुअर। रिच और पुअर ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि रिच वो है जिसके पास एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज है, और पुअर वो है जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है। उसके बाद इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज हैज led to the global ecological crisis such as the global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degeneration। अब यहाँ आप साथ ही साथ समझो कि जब हम लोग इन डिस्क्रिमिनेटली उसके यूज करते हैं, अनप्लान्ड तरीके से करते हैं, बिना किसी भेदभाव के एकदम यूज करते ही चले जाते हैं, तो वो एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है। और जब ये एक्सप्लॉयटेशन होता है रिसोर्सेज का, तो फिर ये क्रिएट करता है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोरोना क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप, ये सभी चीजें क्या है? ग्लोबल क्राइसिस के फॉर्म में आएगा। सच एज द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग भी, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है कि अर्थ जो है, ये आवर मदर अर्थ, और इसको प्रोटेक्ट करते हुए एक लेयर है, दैट इज कॉल्ड ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर डिप्लीशन में होता है क्या बेसिकली? सपोज कर लो कि नॉट दिस इज ओजोन लेयर एंड ये सराउंडेड है कुछ इस तरह से इतने बड़े एरिया में। ठीक है, आप समझना, इसे समझने का प्रयास करना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये जो है कुछ इस तरह से इतने मोटे लेयर में ओजोन लेयर है। बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल। इसका डिप्लीशन का क्या मतलब हुआ कि CFC जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के कारण, CFC के कारण क्या होता है कि ये लेयर जो है धीरे धीरे पतला होना शुरू हो जाता है एट द पॉइंट ऑफ पोल। पोल के आसपास में ये क्या होता है, धीरे धीरे इस तरह से पतला होना शुरू हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो जितना ज़्यादा ये पतला होगा, उससे अल्ट्रा वायलेट रे, सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रे क्या होगी? डायरेक्टली अराइव टू द directly reach to the earth surface, and ultraviolet ray promotes many types of diseases like skin cancer, और भी कई चीजें। प्लांट में कई सारी डिजीजेज आएगी, उसके पत्तों में कैंसर होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो ही प्लांट पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा, प्लांट पर इम्पैक्ट इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगा। प्रोडक्टिविटी जो ही डिक्रीज होगा, स्कार्सिटी शुरू हो जाएगी। स्कार्सिटी, कमी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। कमी किस चीज़ का? फूड प्रोडक्ट्स। इन सब चीज़ों की जब कमी शुरू होगी, तो आपस में एक लोग दूसरे लोग से झगड़ना, क्योंकि हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर चीज़ें कम है, यूज़ करने वाला ऑब्जेक्ट कम है, और यूज़र अधिक है, तो इसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। और यूज़र अधिक है, ऑब्जेक्ट कम है, तो डिमांड जो ही बढ़ेगा, तो जो पावरफुल होगा उसके हाथ में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके हाथ में चीज़ें आएगी। और जब जो तो दूसरा जिसके पास नहीं आ पाएगा, वो क्या करेगा? एक दूसरे के साथ लड़ाई पीट, मार झगड़ा, ये सब कई सारे सोशल इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, सोशल क्राइसिस शुरू हो जाएगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ इस यहाँ तक ही सीमित नहीं रहता है कि हाँ ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, अर्थ तक वो हो गया, बात खत्म। केवल इतना तक ये सीमित नहीं रहता है, इसके साथ ही साथ में वो अनसीन, जो अनदेखे, जो अभी तक सामने नहीं आया, वैसी भी चीज़ों को वो सामने लेकर आना शुरू करेगा, वैसे भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना शुरू करेगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली की स्थिति देख लो क्या है। लैंड डिग्रेडेशन, भूमि क्षयन बोलते हैं इसको, डिग्रेडेशन को हिंदी में बोलते हैं भूमि क्षयन। लैंड डिग्रेड हो जाना मीन्स कि जो लैंड पहले फर्टाइल थी, अब वो बैरन लैंड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। वो भूमि क्या हो रही है? अब बंजर होती जा रही है। तो वो क्या हो गया? लैंड डिग्रेडेशन हो गया। अब सीधी-सीधी खाने वाले की संख्या बढ़ रही है, और जहाँ उगेगा उसकी संख्या घट रही है। उसका साइज़ घट रहा है। तो अब क्या होगा? खाने वाले की संख्या ज़्यादा, और जहाँ उगेगा वो साइज़ कम। तो इसके लिए भी कई सारे क्राइसिस शुरू हो जाएँगे। अब एक एक्टिविटी कह रहा है, ये आप अपने गली मोहल्ले में, घर में, स्कूल में ज़रूर ही करके देखें। इमेजिन इफ द ऑयल सप्लाई गेट एग्जॉस्टेड। ऑयल सप्लाई एग्जॉस्टेड का क्या मतलब हुआ? एकदम से खत्म हो जाना, रुक जाना, बंद हो जाना। ठीक है? या ऑयल सप्लाई समझ लो कि एकदम सूख गया, अब नहीं वो निकल सकता, खत्म हो गया। वन डे, एक दिन, बिल्कुल सही बात है। और ये फॉसिल फ्यूल है, ऑयल इज अ फॉसिल फ्यूल।
डेफिनेटली दिस विल बी एग्जॉस्टेड वन डे। एक दिन ऐसा आएगा कि सारे पृथ्वी से सारे तेल खत्म हो जाएंगे। सप्लाई गेट्स एग्जॉस्टेड वन डे, हाउ वुड दिस इफेक्ट इफेक्ट आवर लाइफ स्टाइल। और अगर ये एग्जॉस्ट हो गया तो ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, ये हमारे लाइफ स्टाइल को, जीवन पद्धति को कैसे प्रभावित करेगा, ये सोचनीय विषय है, ये जाननीय विषय है। प्लान अ सर्वे इन योर कॉलोनी, अपने कॉलोनी या विलेज, टू अ इन्वेस्टिगेटिंग पीपल्स एटीट्यूड। तो किस लिए ये सर्वे प्लान करना है? इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लोगों के विचार को जानने के लिए, लोगों को पहचानने के लिए, लोगों के एटीट्यूड को जानने के लिए, टुवर्ड द रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब जिसको कि हम लोग बार बार यूज कर सके। जैसे कि हमने कोई बॉटल खरीद कर लाया, कोई बॉटल खरीद के लाया, उस बॉटल को एक बार यूज किया और फिर दोबारा फेंक दिया, तो दैट इज नॉट रीयूज्ड। एक बॉटल हमने खरीद के लाया और उसको फिर दोबारा तिबारा चौबारा बार बार उसे यूज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिसाइकल्ड। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझ लो कि हमारी एक टेंडेंसी होती है, मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। आप पेन खरीदते हैं, ठीक है, पेन खरीदते हैं, कोई एक XYZ कंपनी का पेन हमने खरीदा, उससे लिखा, इंक खत्म हो गया, पेन को फेंक दिया। लेकिन यहाँ अगर इन्वायरमेंट को आप बचाना चाहते हैं तो यहाँ आप एक कदम उठा सकते हैं कि वो जो पेन हमने खरीदा, ऐसे पेन को खरीदें जो हमें लिखने में कंफर्टेबल भी हो और साथ ही साथ जिसका रिफिल अवेलेबल हो। अगर रिफिल उसको एक्सचेंज करते हैं तो अब पहले पेन को जो जब फेंक रहे थे तो प्लास्टिक को कुछ ज़्यादा बर्बाद कर रहे थे, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में वेस्ट कर रहे थे। अब केवल एक रिफिल से काम चल जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जब हम लोग माइन्यूट लेवल पर, छोटे लेवल पर समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, तो फिर स्थिति थोड़ी बदलनी शुरू होती है। और ये चैप्टर पढ़ाने का कहीं न कहीं ये उद्देश्य भी है कि हमारे सिलेबस में ये इसे ऐड किया गया है। अब उनसे क्वेश्चन क्या पूछना है जब आप सर्वे कर रहे होंगे, तो वो क्वेश्चन क्या पूछना है वो आप जानें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिसोर्सेज़? उनसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि आप संसाधन संसाधन के बारे में क्या जानते हैं? रिसोर्सेज़ क्या होता है इसके बारे में आप अपना मंतव्य दीजिए, आप अपनी बातें रखिए, आप अपना बात बताइए कि क्या जानते हैं इसके बारे में। रिसोर्सेज दे यूज, क्या जानते हैं, साथ ही ये बताइए कि आप रिसोर्स को कैसे यूज करते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द वेस्ट, आपके क्या ओपिनियन है किस पर? वेस्ट पर। वेस्ट का मतलब जो चीजें बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और जो चीजें बर्बाद कर रहे हैं उसके यूटिलाइजेशन को, उसके यूटिलाइजेशन के विषय में आपके क्या ख्याल हैं। और साथ ही साथ कॉलेज योर रिजल्ट्स। कॉलेज योर रिजल्ट्स का क्या मतलब हुआ? कॉलेज का मतलब हुआ कंबाइंड करना, मिलाना, सामूहिक रूप से एक जगह इकट्ठा करना और रिपोर्ट तैयार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम इसेंशियल फॉर द सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अब जब हम लोग एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन, बराबरी बराबरी से बांटने का काम करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो फिर क्या करता है वो रिसोर्सेस? सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ द लाइफ, वो लाइफ को क्या करता है? सस्टेन करने का काम करता है। और साथ ही साथ ग्लोबल पीस, विश्व शांति को वो क्या करता है? बढ़ावा देता है। कब? जब हम लोग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किसका? रिसोर्सेज का। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ द रिसोर्सेज, if the present trend of the resources depletion by a few individuals and countries, the future of our planet is in danger। अब साथ ही साथ यहाँ ये बात कह रहा है कि यदि ऐसा सिचुएशन रहा कंटिन्यू, जैसा कि प्रेजेंट में ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है? कि बड़े पैमाने पर रिसोर्स का क्या हो रहा है? डिप्लीशन हो रहा है। और कौन कर रहा है? कुछ कंट्रीज, कुछ कंट्रीज, एक दो कंट्री हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से एक कंट्री बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, दूसरे कंट्री को मिलता नहीं है, या दूसरे कंट्री जो हैं, जो पुअर पुअर कंट्री हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज हैं वो रिसोर्सेज को पूर्ण रूप से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। और वहीं डेवलप्ड कंट्री की बात करें, अमेरिका, चाइना, रसिया, यूरोप, ये सब जो डेवलप्ड कंट्री हैं, ये क्या करते हैं? रिसोर्सेज को एक्सेस अमाउंट में यूज़ करते हैं। एक तरफ, एक तरफ क्या देख रहे हैं कि एक कंट्री है जो यूज नहीं कर पा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? एक्सेस यूज कर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? और फिर ये चीजें कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्लेनेट को, हमारे प्लेनेट को क्या करेगा? पुट इन अ डेंजर, ये हमारे प्लेनेट को खतरों में डाल देगा। देयरफॉर देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। सतत सतत पोषीय रूप से हम एग्जिस्ट करें, हमारा पृथ्वी पे एग्जिस्टेंस बना रहे,
इसके लिए हमें क्या चाहिए? ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ये सभी सबों का लाइफ एग्जिस्टेंस में रहे, इसके लिए क्या है? सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जब तक कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस अगर हम लोग सोच रहे हैं, तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल बी अचीव्ड। जब हम लोग सतत पोषीय विकास को अपनी मेन थीम में लेके चलेंगे, उसके बाद पृथ्वी पर लाइफ कंटिन्यू हो पाएगा। अदरवाइज लाइफ विल बी एंडेड ऑन द अर्थ। ह्यूमन लाइफ तो कम से कम जरूर ही एंड होगा। तो इसके लिए अब रिसोर्सेस ठीक तरीके से मैनेज हो, इसके लिए कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए, जिसमें से कि एक हम लोग देखेंगे 1992 में एक रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट किया गया। यहाँ एक टारगेट से सेट किया गया, एजेंडा 21, एजेंडा ऑफ 21st सेंचुरी, इसका ये नाम है, पूरा नाम एजेंडा ऑफ 21st सेंचुरी। ये टारगेट किया गया कहाँ? रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील का एक देश है। और उसके बाद फिर एजेंडा 21 क्या है, उसके विषय में जानेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है वो जान लेते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमी डेवलपमेंट मीन्स Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromises with the need of the future generation। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इस बात को बड़े अच्छे से पहले समझ लो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होना चाहिए, बिल्कुल डेवलपमेंट हमारी रिक्वायरमेंट है और होनी भी चाहिए। डेवलपमेंट होना चाहिए किस हिसाब से? विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड बी नॉट कंप्रोमाइज विद द फ्यूचर जनरेशन। और साथ ही साथ डेवलपमेंट ऐसा नहीं हो कि हमारे लिए वो डेवलपमेंट हो और फिर आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए वो एक ट्रबल बन जाए, उसके लिए कुछ बचे ही ना। अब इसका एग्जांपल इस तरह से समझ लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हाईवे बनाते हैं, रोड बनाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, खेती करते हैं, तो किसे काट कर? जंगलों को काट कर। तो एक दिन ऐसा इमेजिन किया जाता है कि आने वाली पीढ़ी जब होगी तो उसे जंगल देखने को मिलेंगे नहीं, पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे। तो फिर वो चित्र में देखेगा, मतलब कि डायग्राम में। जैसे अभी आज हम लोग पढ़ते हैं कि डायनासोर कभी हुआ करता था, देयर इज अ ह्यूज एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, वो कभी हुआ करता था, वाज लिविंग ऑन द अर्थ, कभी वो हुआ करता था, जो बहुत बड़ा जानवर था, और आज उसको फोटो में हम लोग इमेज में पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से अगर चीज़ों को सपोज कर लो कि अर्थ से पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से कोयले को खत्म कर दिया जाए, हम लोग इतना यूज कर लें कि कोयला खत्म हो जाए, तो आने वाली जो पीढ़ी होगी तो उसे क्या करेंगे? हम लोग चित्र में दिखाएंगे कि देखो बेटा, इस तरह का कोयला हुआ करता था, कोल जो है इस तरह का हुआ करता था, ब्लैक कलर का एक रॉक स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में, या फिर इरेगुलर शेप में कोल हुआ करता था। जैसे आज हमें पढ़ाया जाता है कि डायनासोर पृथ्वी पर हुआ करता था। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पृथ्वी पर चीजें बनी रहे, उसके लिए उसका सही से उपयोग हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट इन 1992। इन जून 1992 मोर देन हंड्रेड्स हेड्स ऑफ स्टेट, कई सैकड़ों जो हैं राज्य के हेड्स, कई सारे देश के हेड्स आए और फिर उन्होंने क्या किया? मीट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील। ब्राजील में एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। यहाँ हंड्रेड्स हेड्स ऑफ स्टेट का मतलब हुआ जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, ये एक तरह से देश को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, तो देश का हेड समझा जाता है इन्हें। ये बात समझ? ठीक उसी तरह से हर देश से 100 से ज्यादा देश के लोग वहां आए, मिले, और फिर उन्होंने कुछ एजेंडा तय किया फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। और कभी कभी आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि व्हाट इज द वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील इन जून 1992। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ। द समिट वाज कन्वेंड फॉर द एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। और इसमें मुद्दा क्या रखा गया कि इसमें जो समिट में जो कन्वे किया गया, एड्रेस किया गया चीज़ों को, वो अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट से जो जुड़ा हुआ तत्कालिक समस्याएं थी, उसके बारे में बात की गई। साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, समाज का
इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हो एट ग्लोबल लेवल। अब यहाँ आप ध्यान से समझें कि अभी भारत में कुछ दिन अगर आपने न्यूज़ को फॉलो करते होंगे, सुनते होंगे, जानते होंगे, तो एक तरह से कई सारे राज्यों ने फ्री बिजली भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना स्टार्ट कर दिया। आपने सुना होगा, आपके मन में आया होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि फ्री में सभी राज्यों ने इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू कर दिया, ऐसा क्यों किया? तो आप जब एसडीजी पढ़ेंगे, एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी। तो एसडीजी में छठा पॉइंट जो कहता है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द पुअर पीपल, ऑल द पीपल ऑफ द नेशन। जितने भी देश के लोग हैं, देश के अंदर रहने वाले लोग हैं, उन्हें क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी मिलना चाहिए। तो क्लीन एनर्जी मिलना चाहिए, तो क्लीन एनर्जी कैसे? इलेक्ट्रिसिटी। तो गवर्नमेंट इसके लिए व्यवस्था करती है। उससे पहले छठा या पांचवा पॉइंट है क्लीन वाटर मिलना चाहिए। क्लीन वाटर के लिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया, हर घर नल या नल जल योजना, ऐसे कुछ करके चलाया। तो वो हर घर में नल के द्वारा पानी भेजा गया। उससे पहले था कि ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए, खुले में शौच नहीं होना चाहिए। तो वो एसडीजी का गोल है, वो कि एसडीजी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कि देश में रहने वाले जो लोग हैं वो ओपन डेफिकेशन ना करें। ओपन डेफिकेशन का मतलब हो गया कि वो बाहर में जाकर खेतों में शौच ना करें, टॉयलेट वो खेतों में ना जाए, बल्कि बंद कमरे में हो, मीन्स कि वॉशरूम में हो। और साथ ही साथ उससे पहले की बात करें तो हर एक घर को क्लीन एनर्जी मिले फॉर देयर कुकिंग, फॉर देयर फूड, खाना बनाने के लिए क्लीन एनर्जी मिले, तो उसके लिए उज्ज्वला योजना चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक दूसरे को कोरिलेट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आई होप की बातें आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी। फिर देखें, द असेंबल्ड लीडर द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। और इन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया, दैट इज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड द बायोडाइवर्सिटी। बात समझ में आ रही है? तो इसे इन्होंने क्या किया? साइन किया। द रियो कन्वेंशन इंक्लूज्ड एट ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। और साथ ही साथ ये जो इंक्लूज्ड हुआ, बंद हुआ, समाप्त हुआ ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर, एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21। अब ये एजेंडा 21 क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ जो ही ये सेशन एंड होने के बाद, कॉन्फ्रेंस एंड होने के बाद, वहाँ एक प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया, वो है एजेंडा 21 फॉर द अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। और किस लिए? ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो अचीव किया जा सके 21st सेंचुरी में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अभी ऊपर हम लोगों ने समझा। अब एजेंडा 21 क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट। अब हमने कहाँ पढ़ा, ये आपने ध्यान नहीं दिया। इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ आप समझना कि एजेंडा 21 जो साइन किया गया, वो कहाँ साइन किया गया? वर्ल्ड लीडर के द्वारा। जहाँ की फर्स्ट अर्थ इंटरनेशनल अर्थ सबमिट हुआ, वो कहाँ था? रियो डी जेनेरियो में। और इसका जो नाम दिया गया इन 92 डिक्लेरेशन साइंड इन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। सॉरी सॉरी, अभी हमने कुछ बाय मिस्टेक कह दिया कि वो रियो डी जेनेरियो में किया गया, जबकि ये एजेंडा 21 जो साइन किया गया था वो यूएनसीईडी में किया गया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में। यहाँ इसे क्या किया गया? एजेंडा 21 को साइन किया गया, विच टू प्लेक एस रियो डी जेनेरियो। वही बात, ये हुआ कहाँ था? फर्स्ट अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में। इट एम्स एट द अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज। और ये जो एजेंडा फिक्स किया गया किसके लिए? फॉर द कॉम्बैट, कॉम्बैट मीन्स उससे लड़ने के लिए, इन्वायरमेंटल डैमेज, पर्यावरण से, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है उससे लड़ने के लिए, इराडिकेशन ऑफ पोवर्टी, पोवर्टी से, डिजीजेज, एंड थ्रू द ग्लोबल कॉपरेशन ऑन द कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहाँ 2-4 बातें हैं जो आपको जानना एकदम समझना बहुत ज़रूरी है। ये किस लिए साइन किया गया कि एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचाया जा सके, पॉवर्टी को इराडिकेट किया जा सके, मीन्स की पॉवर्टी को खत्म किया जा सके, साथ ही साथ डिजीज को खत्म किया जा सके, ग्लोबल कोऑपरेशन बनाया जा सके ऑन कॉमन एजेंडा, कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन एजेंडा। कॉमन इंटरेस्ट क्या हो गया कि जैसे कि कंट्री भारत भी आतंकवाद से परेशान है और दूसरी तरफ कहें कि दूसरा भी देश कोई है जो वो भी आतंकवाद से परेशान है, तो क्या हो गया भारत और मान लेते हैं कि भारत और अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान उधर भी उसको भी पोक करता है, इधर भी परेशान करता है, तो ये बीच में नापाक पड़ा हुआ है, तो ये दोनों को डिस्टर्ब करता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इंडिया और अफगानिस्तान दोनों एक कंबाइंड एजेंडा बनाएगा फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द टेररिज्म। ठीक है, उसके बाद म्यूचुअल नीड्स। म्यूचुअल नीड्स का मतलब एक दूसरे को एक दूसरे की आवश्यकता। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, तो मुझे स्टूडेंट की ज़रूरत है, आप एक स्टूडेंट हैं, आपको टीचर की ज़रूरत है। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं, वो बदले में हमें फ़ी देते हैं, तो हमारी ज़रूरत क्या पूरी हो जाती है, उनसे जब फ़ी लिया जाता है तो हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। उन्हें ज़रूरत है कि एक टीचर मिले, उसे समझा दे, बता दे, सिखा दे, और उनकी ज़रूरत क्या है कि एक टीचर चाहिए। तो हम दोनों क्या हैं एक दूसरे के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल नीड है दोनों की, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? वन मेजर ऑब्जेक्टिव, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज द एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। और साथ ही साथ इसका एक और मुख्य एजेंडा ये भी था कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट हैं, लोकल गवर्नमेंट मीन्स स्थानीय प्रशासन, जितने भी लोकल गवर्नमेंट है वो भी अपने स्तर पर क्या करें, एजेंडा 21 को लॉन्च करें। जैसे कि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार की बात अगर की जाए तो बिहार के गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना, ये 7 निश्चय योजना जो है एसडीजी से बिल्कुल मिलता जुलता है। 7 निश्चय योजना, 7 रिजोल्यूशन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, 7 रिजोल्यूशन प्रोग्राम। ये 7 निश्चय योजना एसडीजी के गोल से हूबहू मिलता जुलता है। ठीक उसी तरह आप जिस स्टेट से होंगे, आप अपने स्टेट के बारे में एक बार पता करना कि वहाँ कौन सा एजेंडा चल रहा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बिल्कुल मिलता जुलता है। नाउ दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होम गृह कार्य रहा। तो आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होगी। हमने प्रयास किया कि बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया जाए, समझाया जाए। अगर आप हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।